तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 19। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 19। और आप देख लीजिए, भाग नंबर भी 19 है, उदाहरण नंबर भी 19 है। तो ठीक है, तो आज हम उदाहरण नंबर 19 पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले भाग में बोला था कि आप उदाहरण नंबर 19 को एक बार खुद से हल करके जरूर आइएगा, क्योंकि जो कि मैंने पिछले भाग में पढ़ाया था उसी चीज का यह उदाहरण नंबर 19 है। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा था, तो आप तुरंत के तुरंत उसे हल करेंगे तो आप शायद हो भी गया होगा। जिनसे हो गया है अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ है, उनको हम इस भाग में बताएंगे। और साथ में हम पढ़ने वाले थे दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। मतलब कि यह मेरे पास एक प्लेन दिया गया है, यह दोनों प्लेन दिए गए हैं, दूसरा प्लेन दिया गया है। तो इन दोनों प्लेन को जो वहां पर काटेगा, तो वहां से जाने वाला एक और प्लेन मुझे उसके समीकरण को प्राप्त करना है। तो ठीक है, दो समतलों के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन कहता है तो क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इनके इंटरसेक्शन से जाने वाले दो दूसरे प्लेन को हम समीकरण प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 19 को। और उदाहरण नंबर 19 पढ़ लेंगे। उसके बाद हम जो भी हमारा समीकरण हमें निकालना था दो प्लेन के जहां पर कट हो रहा है उससे, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम उसका कार्तीय रूप भी निकालेंगे, जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। और हमारे भाग में, आज के भाग में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन्हें शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण नंबर 19 को। तो उदाहरण नंबर 19 में हमें क्या दिया गया है? तो उदाहरण नंबर 19, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हमें इतना तो पता चला है कि हमें किसी समतल का समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक है, जो एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रमांक 2, 3 और 4 अतः खंड काटता है। ठीक है, तो इतना आपको पता ही होगा, बहुत ही सरल है। मैंने आपको बताया था पिछले ही भाग में, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर एक। यह हो जाता है सीधे सीधे उस समतल का समीकरण। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि उस समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर जो काटता है उसे हम ए बोलते हैं, वाई अक्ष पर जहाँ पे वो काटता है उसे हम बी बोलते हैं, और जेड अक्ष पर वो जहाँ पर काटता है उसे हम सी बोलते हैं। तो देखिए, तो ए का मान यहाँ से 2 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, सी का मान यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया है। तो यहाँ पर हमने मैंने पहले ही बताया था 11.6.4 में हम यह पढ़ चुके हैं। देखिए, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं यह समतल का समीकरण है। तो हम पिछले वीडियो में यह पढ़ चुके हैं कि यह समतल का समीकरण है। देख लीजिए, यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि जब भी हमें किसी समतल के समीकरण पर अक्षों के क्रमांश अतः खंड दिए होते हैं तो उसका समीकरण हम कैसे निकालते हैं। अब आप पिछला वीडियो आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, या फिर आपने बहुत टाइम से वीडियो नहीं देखी है, तो पिछली वीडियो को आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका प्रयोग से ही हम उदाहरण नंबर 19 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी के मानों को जो हमारे पास समीकरण एक है उसके अंदर रख देंगे। तो उसमें प्रतिस्थापित करने पर हम समतल का अभिष्ट समीकरण, देखिए ए की जगह पे मैंने दो दो रख दिया, बी की जगह पे मैंने 3 रख दिया और सी की जगह पे 4 रख दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x/2 प्लस y/3 प्लस z/4, जो कि 1 के बराबर है। तो यहाँ से सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसका फिर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? 4, 3 और 2, इनका एलसीएम कितना होता है? 12। ऊपर कितना आ जाएगा? 6x प्लस 4y प्लस 3z, जो कि 1 के बराबर है। एक 12 को हम 1 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 6x प्लस 4y प्लस का 3z, जो कि 12 के बराबर है। तो ऐसे आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम जब भी हमें इंटरसेप्ट या फिर अतः खंड दिए गए होते हैं तो वहां से हम समतल का समीकरण कैसे निकालते हैं। अतः हमने समतल का समीकरण यहाँ पे निकाल लिया है, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और मान लो इसमें एक चीज तो मैं बताना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास केवल ही
यह मान लो यह समीकरण दिया होता और मुझे बताता कि मुझे ए बी और सी का मान निकालना है, तो मैं कैसे निकालता? मुझे बस इतना करना है कि यहाँ पे जो भी संख्या दी गई होगी उसको बस एक बनाना है। एक कैसे बनाऊंगा? उसको उसी संख्या से भाग दे दूंगा पूरे समीकरण में। जैसे यहाँ पे 12 दिया गया तो यहाँ इस पूरे को मैं 12 से भाग दे दूंगा, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ पे तो एक बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा x/2, यहाँ पे बन जाएगा y/3, यहाँ पे बन जाएगा z/4। तो यहाँ से सीधे सीधे ए बी और सी का मान मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ से ए बी और सी का मान कैसे निकालते हैं, और ए बी और सी के मान से मैं समीकरण कैसे निकालती है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए पाई 1 और पाई 2 दो समतल हैं। ठीक है, पाई 1 और पाई 2 दो समतल दिए गए हैं। यह हो जाएगा मेरा पाई 1, इसको मैंने पाई 1 मान लिया और इसको मैंने पाई 2 मान लिया। ठीक है, जिनके समीकरण क्रमांक आर डॉट एन के बराबर D1, ठीक है, और आर डॉट एन के बराबर D2। यह मैंने कैसे निकाल दिया? यह मैंने देखिए 11.6.2 जो कि उसकी इक्वेशन बनती आर कैप आर सदिश माइनस का ए सदिश, इसका हमने एन सदिश के साथ गुणा किया था और वहां से उसको 0 के बराबर कर दिया था। यह हम समतल के समीकरण को पढ़ चुके हैं 11.6.2 में। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप वीडियो यहीं पर रोकिए, उसको पहले जाके जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपके पीछे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको कुछ आगे देखने का फायदा मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। क्योंकि आपको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। जब आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर पाओगे तो ही आपको अच्छा लगेगा कि हाँ वो मैंने वहां पे पढ़ा था, यहाँ यहाँ पर वो चीज पढ़ी थी, तो वह यहाँ पे प्रयोग आने वाली है। ठीक है, तो जो भी हम चारों तरफ से चीजें पढ़ के आए हैं उनका हम प्रयोग जब करते हैं तो हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो चीज पढ़ी थी उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख चुके हैं। इसके प्रतिच्छेदन रेखा पर स्थिति किसी बिंदु का स्थिति सदिश इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, जो कि आकृति 11.17 में दिया गया है। ठीक है, तो 11.17 में हमें दिया गया है कि यह दोनों समतल यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनके इंटरसेक्शन अब इनके प्रतिच्छेदन से मुझे एक और समतल मिल रहा है जो कि जिसको मैंने पाई 3 मान लिया है। ठीक है, तो इसी पाई 3 समतल का मुझे समीकरण को प्राप्त करना है। ठीक है, तो रेखा पर स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इस रेखा जो भी हमारी रेखा बनी है इस पर किसी बिंदु का स्थिति सदिश इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, यह हमें पता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति सदिश R है, नहीं टी है, तो मैंने टी यहाँ पे स्थिति सदिश मान ली है, तो टी डॉट N1 कैप बराबर D1 हो जाएगा। देखिए, तो D1 मैंने कोई भी संख्या मान ली है और यहाँ पे D2 मान ली है, और टी मेरी कोई भी स्थिति सदिश है एक रेखा पर। तो उसका पहले हम N1 क्या होगा, जो भी हमारा पाई 1 है, पाई 1 के लंबवत सदिश को मैंने N1 मान लिया और पाई 2 के लंबवत सदिश को मैंने N2 मान लिया, इसको हमने N1 माना। तो टी डॉट N1 हो जाएगा D1 के बराबर और टी के डॉट N2 हो जाएगा हमारा D2 के बराबर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसलिए लैम्डा के सभी वास्तविक मानों के लिए हम पाते हैं कि एन कैप समतल के अभिलंब लंबाई इकाई सदिश है। ठीक है, टी कैप बराबर क्या हो जाएगा, N1 कैप प्लस लैम्डा N2 कैप। ठीक है, इन दोनों को मैंने अगर लैम्डा मान लो है, लैम्डा से लैम्डा एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि से है जुड़े हुए होते हैं। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो देखिए यह मान लो इसके लैम्डा गुणांक में है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा T1, यहाँ से टी टी मैंने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में टी आने वाला है, N1 जोड़ लैम्डा N2। ठीक है, लैम्डा N2 लैम्डा इसमें गुणा हो जाएगा। इसी तरह इसमें D1 जो कि तो आ जाएगा और लैम्डा इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा D2। क्योंकि टी यहाँ पर स्वेच्छ है इसलिए यह रेखा के किसी बिंदु को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो टी यहाँ पर मैंने जो भी माना था वह रेखा के किसी बिंदु को संतुष्ट करता ही करता है। ठीक है, क्योंकि वह रेखा पर ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और आगे बस इतना ही है। तो अब आगे देखेंगे इस प्रकार समीकरण, जो भी हमें समीकरण मिल गया है। देखिए यह मिल गया है समतल पाई 3 को निरूपित करता है। जो भी हमें इन दोनों के जोड़ से जो भी हमें समीकरण मिल गया है वह पाई 3 समतल है उसके निरूपित करता है। जो ऐसा है कि यदि कोई सदिश R पाई 1 और पाई 2 के समीकरणों को संतुष्ट करता है। मान लो मेरे पास कोई सदिश R है
जो कि पाई वन के अंदर भी आता है और पाई टू के अंदर भी आता है। और वो कब आएगा? जब वह सदिश कहाँ पर आएगी, जो कि जहां पर हमारे दोनों सदिश प्रतिच्छेद कर रहे थे, मतलब जहां पर दोनों सदिश एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पर आर सदिश आएगी, तो वह पाई वन और पाई टू समीकरणों को संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो वह पाई थ्री को अवश्य संतुष्ट करेगा। यह देख लीजिए। हाँ, इसमें मान लो एक बिंदु मेरे पास यहाँ पे पी है। ठीक है, तो वह इस वाले समीकरण में भी, इस वाले समतल में भी आने वाली, इस समतल में भी आने वाली है। मतलब कि वह दोनों जहां पे काट रहे हैं, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वह दोनों समतल के बीच में आने वाली है। लेकिन जहां पर हमारा तीसरा समतल है, वह भी हमारा उसी बिंदु से जाके निकलने वाला है, क्योंकि जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर वह प्रतिच्छेदन कर रहा है, वहीं पे हमने अपना तीसरा समतल बनाया है। तीसरा समतल भी हमारा वहीं पर आ जाएगा। और आपको पता चल गया होगा, पी बिंदु होगी वह पाई वन, पाई टू और पाई थ्री, तीनों के तीनों समतलों को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो तीनों के तीनों समतलों को संतुष्ट करने वाली है। तो वह पाई थ्री को अवश्य संतुष्ट करेगा, जो कि आपको पता चल गया होगा क्यों। अतः समतलों आर कोमा एन वन बराबर डी वन हो जाएगा। ठीक है, और आर कोमा एन टू बराबर डी टू हो जाएगा। यह हमने पहले देख लिया है कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले किसी समतल, वह क्या हो जाएगा, जो हम पहले निकाल चुके हैं। आर बराबर एन वन प्लस लेमडा एन टू, क्योंकि लेमडा हमारे दूसरी सदस्य, जो कि दूसरा समतल था, उसका गुणांतर था। ठीक है, तो जो है आ जाएगा आर वन डॉट एन वन प्लस लेमडा एन टू, वह हो जाएगा डी वन प्लस लेमडा डी टू के बराबर। ठीक है, तो हमने यह निकाल लिया है, और इसको हमने पहला समीकरण भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे इसके घातीय रूप को। घातीय रूप कैसे निकालेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जो भी हमें पहला समीकरण, पहला समतल दिया था, और यह मुझे दूसरा समतल दिया था। आप इसको ऐसे समझिए, मान लो मेरे पास एक कॉपी है, और थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। ठीक है, यह मेरे पास एक कॉपी है, एक कॉपी है। तो इन कॉपी, सारी कॉपियों के जितने भी पन्ने हैं या फिर जितने भी पेजेस हैं, वह एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मान लो यह हो गया मेरा एक समतल, यह हो गया मेरा दूसरा समतल। एक दूसरे को वो कहाँ पे काट रहे हैं, जहां पर वो सारे पेज जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक तीसरा पेज, जो कि इस तरह मैंने यहाँ पर उठा दिया है, वह इन दोनों को बीच में से जा रहा है। तो मुझे जो तीसरा पेज है, जिसको हमने पाई थ्री माना है, इसी का समीकरण मुझे प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं कि हम उसे प्राप्त कैसे करेंगे। तो पहले जो भी हमारा पहला समतल था, और यह था मेरा दूसरा समतल। ठीक है, तो पहले समतल में जो भी इसके ऊपर, इसके 90 कोणांश में जो भी हमारे पास सदिश थी, उसको मैंने क्या मान लिया, ए वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी वन के कैप। ठीक है, और इसको इसको मैंने बी वन ही मानना था। यहाँ पर एक किताब की थोड़ी स्टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एन टू को मैं कैसे मानूंगा, एन टू को हमने मान लिया ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। ठीक है, तो एन वन और एन टू दोनों सदिश को हमने निकाल दिया है। आर सदिश, आर सदिश हमारी क्या है, जो कि इन दोनों दोनों समतलों के बीच में आने वाली कोई भी सदिश है, जो कि पाई वन, पाई टू और पाई, यहाँ तक कि पाई थ्री, तीनों समतलों को संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया एक्स आई कैप प्लस पाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से मैंने आर सदिश, एन वन सदिश और एन टू सदिश तीनों को निकाल दिया है। और आपको पता ही चल गया होगा कि एन सदिश क्या है, एन कैप होगी समतल के अभिलंब इकाई सदिश है। ठीक है, यह मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं, तो जो भी हमारी इक्वेशन बने उसका परिवर्तित रूप, परिवर्तित रूप हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हमारी क्या थी, एक्स, एक्स के अंदर ए वन ए टू के साथ अलग आ जाएगा, वाई के साथ बी वन बी टू के साथ आ जाएगा, और सी वन सी टू के साथ भी जेड के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे डी वन प्लस लेमडा डी टू का वो ज्यों के त्यों रहेगा। देखिए, इसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या निकाला था, यहाँ पर हमारी यह इक्वेशन आई थी, जो कि थी एन वन प्लस लेमडा एन टू। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसको ज्यों के त्यों रख दिया, आर का मान रख दिया है। तो जहाँ पर एन वन
A1 A2 और B1 B2 तथा C1 C2 ये तीनों आ गए हैं। मतलब N1 और N2 का मैंने मान रख दिया है। और R का मान जब रखेंगे तो भाई X Y और Z में तीनों भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेमडा वालों को एक साइड ले लेना है और एक्स साधारण एक्स वालों को एक साइड ले लेना है। तो यह हो जाएगा A1X B1Y और C1Z, यह तीनों एक साइड आ जाएंगे। यहाँ पर D1 भी मेरा एक साइड आ जाएगा। ठीक है, और अब हम लेमडा वाले को, तो लेमडा वाले यहाँ पर आ जाएंगे A2, लेमडा को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा A2X B2Y और C2Z। यहाँ पर साथ में माइनस में आ जाएगा D2 भी, क्योंकि इसमें लेमडा का गुणांतर है। ठीक है, और यह हो जाएगा मेरे जीरो के बराबर। तो प्रत्येक लैम्डा के लिए दिए समतलों का प्रतिच्छेदन रेखा के होकर जाने वाला किसी समतल का कार्तीय समीकरण है। तो यहाँ पे हमने कार्तीय समीकरण कैसे निकाला, कार्तीय समीकरण में आपको बस इतना ध्यान रखना है, कार्तीय समीकरण में इसमें हमें सीधे सीधे रेखा, जैसे मुझे आर कैप आर वगैरह दी होती है, लेकिन इसमें हम उसको स्प्लिट फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब कि उसे विभाजित फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आर को यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई और जेड। एन को क्या मान लिया, A1 B1 C1। A2 क्या मान लिया, A2 B2 C2। यहाँ पर A1 B1 और C1 की तरह है, A2 B2 और C2 की तरह है, और A X Y और Z। इस तरह से मैंने N1 N2 और R को मैंने विभाजित कर लिया है। तो कार्तीय और जो हमारा सामान्य रूप होता है, बस में इतना ही फर्क होता है कि इसमें हम तीनों को विभाजित कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम तीनों को एक जैसा ही रखते हैं। जैसे देखिए इसमें देख देते हो आर कैप, आर सदिश रखा हुआ है, एन सदिश और एन सदिश, N2 सदिश में जो देते हो रखिए हुए हैं। और जो कि यहाँ पे लेमडा लगा हुआ है, जो कि N2 सदिश का गुणांतर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हम उदाहरण नंबर 19 को पढ़ चुके हैं। उदाहरण नंबर 19 में हमने क्या पढ़ा, उदाहरण नंबर 19 में हमने ज्ञात किया था कि कैसे एक्स वाई और जेड अक्षों का क्रमांक अगर अतः खंड दिए गए हैं तो उसका प्लेन का हम या फिर उसके समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से अगर कोई समतल, मान लो पहला समतल है दूसरा समतल है, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से अगर तीसरा समतल हम निकालना चाहें तो उसके समीकरण कैसे निकलेंगे। तो हमने वो भी निकाल लिया है, जो कि यह था हमारा सामान्य रूप और यह रहेगा हमारा कार्तीय रूप। तो हमने सामान्य रूप और कार्तीय रूप दोनों रूप निकाल दिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 20, तथा भी बोलेंगे, देखेंगे कि दो रेखाओं का सहतलीय होना, मतलब कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस, मतलब कि एक रेखा है और दोनों रेखाएं, दोनों रेखा एक ही तल के अंदर कैसे आने वाली है। यह देखिए, यह मेरे पास एक तल है और मान लो एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, तो वह दोनों एक ही तल के अंदर, मान लो एक रेखा ऐसी होती थी वह तल से नीचे जा रही होती, तो वह एक ही तल के अंदर नहीं होगी। तो अब हम अगले भाग में देखेंगे कि कोप्लानिटी ऑफ टू लाइन, मतलब कोप्लानर मतलब कि एक ही प्लेन, प्लेन क्या होता है, तल। तो एक ही तल के अंदर कैसे दो लाइन अगर कोप्लानर है, एक ही सहतलीय हैं, तो उन्हें हम कैसे देखेंगे कि वह सहतलीय है कि या नहीं। तो आज आगे हम उदाहरण नंबर 20 और दो रेखाओं का सहतलीय होना भी हम देखने वाले हैं। तो आज हमने जो कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल है वह पढ़ चुके हैं, और इसी का हमारा उदाहरण नंबर 20 है। तो उदाहरण नंबर 20 में फिर से बोलता हूँ, यह आपका होमवर्क है, एक बार आप खुद से जरूर करके इसे आइएगा। ठीक है, तो बस आज का भाग यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, पढ़ के जरूर आइएगा अगले भाग में।